हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी यानी कि साइंस का जो बायोलॉजी है और उसका पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है ना, लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना। इस वीडियो में आपको इस लेसन से जितना सारा ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाने वाला हूं और वो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, करीब आपको 100+ ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ये इसलिए इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जा रहा है क्योंकि इस चैप्टर में पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है। ठीक है ना। तो ये और 3-4 टाइप का जो है चैप्टर जो एक ही में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन की संख्या जो है ज्यादा बढ़ गई। तो आपको यहाँ पे एकदम सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूरी वीडियो को बात कर लीजिएगा, सारा का सारा इस लेसन से ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते। पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटा का बटन जरूर दबाइएगा और ऑल पर प्रेस करना ताकि मेरी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 करके आप लोग आंसर देना शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ से होता है? पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, सिरा के द्वारा होता है या रंध्र के द्वारा होता है या मध्य सिरा के द्वारा होता है या इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो सिरा रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब बोले तो ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा मतलब मशीन यूज किया था, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर में से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए स्फैग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। ठीक है। आगे सवाल, रक्त के कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्कन बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी कि ब्लड जो कहीं पे कट छट जाता है बॉडी में तो ब्लड का जो थक्का बन जाता है, रुक जाता है ब्लड। तो कौन सा अवयव है, रक्त का कौन सा कंपोनेंट है? तो क्या वो आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या लसिका है? तो वो है प्लेटलेट्स, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। यानी कि प्लेटलेट्स की वजह से जो है कहीं पे बॉडी में कट छट जाता है तो रक्त जो थक्का बन जाता है, वहां पे थक्का बन जाता है रक्त का, तो प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है। आगे है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। साइटोकाइनिन जो है किसमें सहायक है? ठीक है ना। देखिए, परोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, हालांकि इस चैप्टर में एक क्वेश्चन नहीं आता है, अगला चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे दे दिया। पादप हार्मोन जो है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो सहायक है कोशिका विभाजन में। तो यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं, सॉरी यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ओके, नॉन ऑफ दिस। ठीक है ना, नॉन ऑफ दिस यहाँ पे कर लीजिएगा, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ये तीनों जो ऑप्शन है ये साइटोकाइन का तीनों में से कोई भी काम नहीं है। साइटोकाइन का मुख्य काम है कोशिका का विभाजन करना। ठीक है। आगे है, हाइड्रा में प्रजनन की मुख्य विधि क्या है? हाइड्रा में प्रजनन की मुख्य विधि क्या है? तो ये भी सवाल आपका आएगा जनन वाला चैप्टर में, लेकिन पहला चैप्टर में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि है वो है मुकुलन विधि है। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है और ईस्ट में, दोनों में जो है मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। ठीक है ना। ऑप्शन सी याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मर्ण परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। या ऐसा कब करते हैं? जब हम जांच करते हैं कि क्या पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, एक्चुअली में है या नहीं, तब उस समय टेस्टिंग करने के दौरान जो है हम ये काम करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं कि आयोडीन डालने से पहले जो है पत्ती को एल्कोहल में उबाल लेते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल को घुल जाए, इसीलिए क्लोरोफिल को घोलने के लिए ऐसा काम करते हैं, एल्कोहल से उबालते हैं, एल्कोहल में उबाल लेते हैं, तब उसके बाद आयोडीन डालते हैं। ठीक है ना, ताकि क्लोरोफिल जो पत्ती में वो घुल जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। आगे, स्लाइड को सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड यानी कि जो भी कुछ देखना है हमको, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो कितना गुना में देखा जाए? जैसे कि आप वीडियो वॉच करते हो तो देखते हो ना, 2 गुना से देख रहे, मतलब 2 मल्टीपल से देख रहे तो वीडियो ज़्यादा स्पीड हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से बोला जाता है कि 10 गुना पे, ठीक है ना, 10 गुना पे देखा जाता है। सबसे पहले जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10 गुना से। ठीक है ना। आगे है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? सेम सवाल जो अभी आपने पढ़ा था कि रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्त स्राव यानी कि खून का जो बहना होता है उसको रोकने में मदद करता है? तो वो कौन है? प्लेटलेट्स है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है ना, जो पौधों से अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकलता है, तो वो जो है किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। ठीक है ना, पत्ती में या पत्ता में। ठीक है, यहाँ जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। आगे सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है।
जो प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं तो उसमें जो प्रकाश ऊर्जा पौधे जो एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदल जाता है, तो याद कीजिएगा रासायनिक ऊर्जा में जो है वो क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, आगे है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, यानी कि पौधे को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन हो गया, तो फिलहाल यहाँ पे ना ऑप्शन यहाँ पे नाइट्राइट होना चाहिए था, नाइट्राइट। ठीक है ना, नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों के रूप में जो है ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन जो है ग्रहण करते हैं पौधे। ठीक है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गलत हो गया, यहाँ पे नाइट्राइट लिखाएगा। ठीक है ना, नाइट्राइट के रूप में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन में था लेकिन शायद ये मिस्टेक से टाइप हो गया। स्वपोषी कौन यहाँ पे बताइए, यहाँ पे स्वपोषी बोलते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है ना, हरे पौधे, कीट, मछली सभी। तो अपना भोजन कौन खुद बनाता है, हरे पौधे। ठीक है ना, हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, तो ये स्वपोषी कहला जाएगा, स्वपोषी पादप है ना, हरे पौधे। आगे बढ़ते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं, यानी कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं बनाते, बल्कि वो सुक्रोज के रूप में जो है ना ग्रहण करते हैं, अपना एनर्जी को स्टार्च के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, तो यह हो गया यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं। ठीक है ना, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या आंसर टिक आउट करोगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो उसको बोल सकते हैं आप कि कार्बोहाइड्रेट को वहाँ पे जो है ना स्टार्च के रूप में बदल देता है कार्बोहाइड्रेट को। तो फिर आप यहाँ पे इसका आंसर सी लगा दो, सी से रहेगा। ठीक है ना, सी वाला कार्बोहाइड्रेट, प्रकाश संश्लेषण से वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को फिर वो जो है स्टार्च के रूप में जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पौधे स्टार्च के रूप में जो है क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, मतलब रूपांतरित कर लेते हैं। तो आंसर हमारा कार्बोहाइड्रेट कर लीजिएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हरे पौधे संरक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में करता है, आंतरिक ऊर्जा, यानी कि जो पौधे के अंदर जो ऊर्जा एनर्जी जो जमा होता है वो किस रूप में होता है, तो मंड के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। वही कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा के रूप में स्टार्च की ऊर्जा के रूप में जो है जमा होता है। ठीक है, यह अस्थायी प्रवर्धन की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अस्थायी, तो अस्थायी कौन ग्रहण करता है, तो याद कीजिएगा अमीबा है ना, अमीबा जो अस्थायी रूप से ग्रहण करता है, क्योंकि अमीबा का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अस्थायी नहीं होता है। जब उसको भोजन खाना होता है तो भोजन की तरह वो अपना बॉडी को बना लेता है, तो ये अस्थायी प्रवर्ध है। ठीक है, उसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे, शरीर की सतह से पोषण करना, शोषण करना, उत्सर्जन करना किसके लक्षण है, तो एक ही शरीर है, अमीबा में एक ही शरीर है और एक ही जीव है, एक ये जीव बोल सकते, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, और इसी के मदद से जो है उसी शरीर से पोषण भी करता है, उसी शरीर से शोषण भी करता है और उसी शरीर से उत्सर्जन भी करता है। तो ये किस में होता है, अमीबा में होता है। ठीक है, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है, जो हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं वो क्या हार्मोन के रूप में काम करते हैं या जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। तो हमारे शरीर में जो एंजाइम्स है ना वो जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। ठीक है ना, हार्मोन्स के रूप में एंजाइम काम नहीं करते, हार्मोन्स अलग है, एंजाइम्स अलग है। ठीक है ना, तो जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। ठीक है, ऑप्शन बी। अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है, अमाशय का जो पिछला भाग होता है कार्डियक कहलाता है, या फुंडिक, या पायरोलिक, या पायरोटिक। तो याद कीजिएगा पायरोलिक जो है अमाशय का पिछला भाग कहलाता है। ठीक है ना, ये सवाल कभी कभी में भी देखने को मिला है लेकिन उतना नहीं पूछा, लेकिन ये सवाल देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि अमाशय के जठर रस में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिनोजेन। ठीक है ना, तो अमाशय के जठर रस में जो है ये तीनों पाया जाता है। ठीक है ना, पेप्सिनोजेन को आप म्यूकस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अमाशय के जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और पेप्सिनोजेन जो है पाया जाता है, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, अमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या होता है, अगर अमाशय की ग्रंथियां से सब अम्ल जो है ज्यादा स्राव हो जाएगा, अम्ल ज्यादा निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है अमाशय में HCl नाम का अम्ल पाया जाता है, और अगर उससे ज्यादा अम्ल निकल जाएगा तो श्लेष्मा का स्राव घट जाएगा और
अल्सर नाम का बीमारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है वो अम्ल है और वहां भोजन को अम्ल के माध्यम कर देता है। क्यों? क्योंकि भोजन में जो भी बैक्टीरिया होगा, जो भी हानिकारक पदार्थ होगा, उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है नष्ट करेगा, ठीक है। आगे है आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आप बता सकते हैं कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत जो है सबसे लंबा भाग है, लगभग 6 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है, छोटी आंत की लंबाई, ठीक है। 6 मीटर के आसपास लंबी होती है छोटी आंत, और आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या? ऐसे आहार नाल में मुख आता है, छोटी आंत आता है, बड़ी आंत आता है, आमाशय आता है, ठीक है ना। ये सब आहार नल का अंग है, पार्ट है। तो सबसे लंबा जो पार्ट है वो क्षुद्रांत बोलते हैं छोटी आंत को। आगे बढ़ते, कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ये भी अगले चैप्टर का सवाल यहाँ पे दिया हुआ था। उभयलिंगी जंतु, यहाँ पे कौन हो जाएगा? केंचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? देखिए अंग अलग है और अंगक अलग है, ठीक है ना। अंग के अंदर जो है अंगक पाया जाता है, अंग के अंदर में। तो बोला किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। तो पत्ती से तो हवा जाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण अगर हरित लवक जब नहीं रहेगा पौधों में तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए हरित लवक पत्ती में ही पाया जाता है, पत्ती में हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक की वजह से जो है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। यानी कि पौधे में जिस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही उसमें हरित लवक, यानी कि हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, वो पाया जाएगा, ठीक है ना। अग्नाशयिक रस, इनमें से कौन? अग्नाशयिक रस यानी कि अग्नाशय से निकलने वाला रस है। ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम, ठीक है ना। अग्नाशयिक रस है। तो यहाँ पे तीनों जो एंजाइम है ना अग्नाशयिक रस है। आपको मैं बता दूं अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, ठीक है ना। अग्नाशय से हार्मोन भी रिलीज होता है जी, ठीक है ना। हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, ठीक है ना। यानी कि मानव के शरीर का सिर्फ एक ही अंग है अग्नाशय, जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होता है। याद कीजिएगा, दोनों निकलता है। यानी कि इसको अंतःस्रावित ग्रंथि और बहिःस्रावित ग्रंथि दोनों कहते हैं, ठीक है ना। अंतःस्रावित ग्रंथि और बहिःस्रावित ग्रंथि दोनों को कहते हैं। यानी कि अग्नाशय ग्रंथि है और अंतःस्रावित ग्रंथि भी है और बहिःस्रावित ग्रंथि भी है, ठीक है ना। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? कोलन, मलाशय, सीकम, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मलाशय। मलाशय जो है बड़ी आंत का जो है पिछला भाग, जिसको रेक्टम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। सबसे आखिरी पार्ट होता है मलाशय का। आगे है मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि जो मनुष्य का जो आहार नाल है उसमें एक वेस्ट अवशेषी अंग है, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका कोई काम नहीं शरीर में कोई काम नहीं, फालतू कराता है, ठीक है ना। तो अक्सर आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन वगैरह होते रहता है बहुत लोगों का, है ना, जब कुछ प्रॉब्लम उसमें हो जाता है तो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? यानी कि जो पौधे सड़ी गली चीजों पर पोषित होता है, यानी कि अपना भोजन सड़ी गली चीजों पर करता है, तो उस पौधे को क्या बोलते हैं? मृतजीवी पौधा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मृतजीवी। यानी कि सड़ी गली तो मरा हुआ है ना, उसको मृतजीवी पौधे बोलेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी। आगे है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण को क्या कहते हैं? जो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे वायवीय शोषण। क्या बोलेंगे? इसका डिफिनेशन भी डायरेक्ट पूछता है कि वायवीय शोषण किसे कहते हैं और अवायवीय शोषण किसे कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, जो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय शोषण कहते हैं, और जो शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की गैर हाजिरी में होता है, उसको अवायवीय शोषण कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में ऐंठन यानी कि क्रैम्प आ जाता है। अक्सर आप कभी कुछ काम करते हो ना, तो कहीं कहीं पे पेशी में दर्द वगैरह होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। इसका मतलब वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जमा होता है। लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण जो है बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है। यानी कि जब हम कुछ काम धाम करते हैं, ज़्यादा कुछ कर लेते हैं काम, अलग से एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, तो आपके बॉडी में दर्द होता है। तो दर्द होने के कारण वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जमा हो गया। तो कैसे जमा हुआ? ऑक्सीजन वहाँ पे हट गया, इसलिए वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जमा हो गया, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, हमारी पेशियों में ऐंठन होता है, यही सवाल सेम है, बस सवाल घुमा के पूछा गया। ऐंठन होता है किसके कारण से? लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। बिल्कुल, लैक्टिक अम्ल जमा जब हो जाता है बॉडी में तभी तो हमारे मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस लेसन से लगभग जितना सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो आपने तो पढ़ा पौधों में आदान प्रदान जो रंध्र के द्वारा होता है ना, यानी कि स्टोमाटा के द्वारा होता है, लेकिन क्रिया बताना कौन सा क्रिया का नाम क्या है? तो विसरण बोलेंगे, उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। किण्वन अलग है, ठीक है ना, किण्वन ईस्ट वगैरह में होता है, जो कि ईस्ट जीवाणु में होता है, ईस्ट टाइप का जो है ना, उसमें ईस्ट में हो गया है ना। तो विसरण अलग है। विसरण एक क्या है? प्रक्रिया है जो गैसों का आदान प्रदान जिस पौधे में जो होता है विसरण के माध्यम से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो आप तो जानते हैं हरे पौधे जो है CO2 गैस का निष्कासन करते हैं, दिन में करते हैं, लेकिन रात में ये जो उल्टा काम करते हैं, रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना, सॉरी, रात में ना उल्टा काम करते हैं। आपको पता है हरे पौधे जो दिन में O2 ऑक्सीजन का छोड़ते हैं, निष्कासन मतलब छोड़ना, हरे पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम दिन में ऑक्सीजन ले पाते हैं, लेकिन जब रात होती है तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना शुरू कर देता है। तो अक्सर बोला जाता है कि हम लोगों को पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम खुद ऑक्सीजन ले रहे हैं और पौधे भी ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है रात के समय में, रात्रि में, लेकिन दिन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मछलियों में श्वसन होता है, तो देखिए ट्रैकिया, फेफड़े, शरीर की सतह या कोलोम, कोलोम को बोलते हैं गिल्स बोलते हैं, तो गिल्स मतलब गलफड़ा। तो मछलियां जो श्वसन करती है वो किसके द्वारा करती है? गिल्स के द्वारा करती है, यानी कि सतह के द्वारा करती है। ट्रैकिया के द्वारा भी कुछ है जो श्वसन करती है, तिलचट्टा हो गया, फटिंगा हो गया, कीट फटिंगा लोग। फेफड़ा से मनुष्य वगैरह करता है। त्वचा से भी श्वसन करता है मेंढक, इसका एग्जाम्पल है मेंढक। मेंढक जो है त्वचा से श्वसन करता है, ठीक है ना, और भी उसको मेंढक का भी गलफड़ा होता है, लेकिन त्वचा से भी श्वसन करता है। ठीक है, तो ट्रैकिया हो जाएगा कीट फतिंगों के लिए, फेफड़ा हो जाएगा मनुष्य के लिए, जीव जंतु जो है, कोलोम यानी कि गिल्स हो जाएगा, गलफड़ा हो गया वो मछलियों के लिए। चलिए आगे सवाल है, मानव श्वसन तंत्र में होता है, मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से होता है? स्वर यंत्र होता है, बिल्कुल स्वर यंत्र जिससे हम बोल पाते हैं, श्वास नली जिससे हम सांस ले पाते हैं, फेफड़ा, ये तीनों जो है श्वसन तंत्र का ही पार्ट है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत VVI सवाल हो गया, क्योंकि इससे सवाल पूछा गया, बच्चा इसमें अक्सर फंसता है कि प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है, पेड़ पौधे से जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है या CO2 से निकलता है या ग्लूकोज से या डिक्टियोजन से? तो पता है जल से CO2 निकलता है, जल से, है ना। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो पौधे जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो कैसे निकलता है? जल से निकलता है बाहर, ठीक है ना, वाटर से। आगे मानव रुधिर वहन करता है। मानव जो रुधिर है, जो ब्लड है, वो क्या वहन करता है, क्या ढोता है? तो एक्चुअली में मानव जो ब्लड जो है ना ढोने का काम करता है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो भोजन का भी वहन करता है। भोजन जो हम खाते हैं, तो भोजन ऐसे तो मानव रुधिर का वहन ऑक्सीजन का काम करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए भोजन है और वर्ज्य पदार्थ है, मतलब वेस्ट, वर्ज्य पदार्थ मतलब हो गया वेस्ट पदार्थ, है ना। तो आप आंसर बी ही ठीक लगाओ। भोजन का वहन तो रुधिर नहीं करे, ब्लड का काम है ऑक्सीजन का वहन करना, ठीक है ना, O2 का वहन करना। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रुधिर क्या है? तो रुधिर एक उत्तक है जी, ठीक है ना, और वो कौन सा उत्तक है? इसको बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक, ठीक है ना, तरल संयोजी उत्तक बोला जाता है रुधिर को। ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिस अंग से जो है ना उसका वेस्ट पदार्थ जो बाहर निकलता है, या कुछ वेस्ट पदार्थ हो या जो सही पदार्थ हो बाहर निकलता है उस अंग से, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो बोलता मनुष्य में कौन उत्सर्जक नहीं है? तो फेफड़ा से तो भी तो ब्लड, हवा जो है बाहर निकलता है, सांस, है ना, जब आप देखोगे तो उससे भी सांस हवा जाती है फिर बाहर निकलती फेफड़ा से।
आप लीवर में भी, तो लीवर से भी निकलता है, पित्तरस वगैरह निकलता है ना, यूरिया वगैरह लीवर से बन के निकलता है, वृक्क से भी तो निकलता है, अग्नाशय से नहीं निकलता, ठीक है ना। तो अग्नाशय जो है वो तो सिर्फ एंजाइम वगैरह निकलता है, तो अग्नाशय जो है वो उत्सर्जक अंग नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। और उत्सर्जक अंग कौन कौन कहलाया जाएगा, और चमड़ा, स्किन, चमड़ा भी उत्सर्जक अंग है। तो याद कीजिएगा सबसे बड़ा उत्सर्जक अंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वृक्क, किडनी सबसे बड़ा उत्सर्जक अंग है, किडनी मतलब प्रमुख उत्सर्जक में आता है किडनी, बाकी यकृत भी है, फेफड़ा भी है, चमड़ा भी है, ओके। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, यानी कि अमीबा जब भोजन ग्रहण करता है किसके माध्यम से करता है, तो कूटपात के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि अमीबा में देखोगे जब भोजन अगर आता है तो अक्सर अमीबा जो भोजन करता है पैरामीशियम को दिखाता है कि पैरामीशियम को भोजन करता है, तो अपना शरीर को किसी इस तरह से कर लेता है और पैरामीशियम यहाँ पे आकर फंस जाता है और फिर इस तरह धीरे 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 अपना शरीर जो है बढ़ाते रहता है, ये पूरा बढ़ाते रहेगा, फिर इससे कुछ लार्वा पदार्थ निकलेगा और इसको पूरा अपने में मिला लेगा, ठीक है ना, फिर अमीबा बड़ा हो जाएगा। तो कूटपात के माध्यम से जो है अंतर ग्रहण करता है। ये जो निकला हुआ है ना, ये जो निकला हुआ रहता है इसी को कूटपात कहते हैं, कूटपात के माध्यम से, ठीक है ना। आगे बढ़ते, सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। सरीसृप बोलते हैं रेप्टाइल जो रेंगते हैं, जो जंतु रेंगते हैं उसके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें मगरमच्छ, सॉरी सरीसृप हृदय में, अक्सर सरीसृप हृदय में उसमें 3 कोष्ठ होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, और वो है मगरमच्छ। यानी कि मगरमच्छ जो है क्या है, सरीसृप जानवर है, लेकिन मगरमच्छ के हृदय में 4 चेंबर होता है, 4 कोष्ठ पाया था। सवाल बन सकता है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ पाए, तो 4 कोष्ठ, लेकिन अक्सर सरीसृप जानवर जो होते हैं उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मगरमच्छ एक सरीसृप जानवर है जिसके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आगे है मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया कि मछली के हृदय में कितने चेंबर्स होते हैं, तो 2, बहुत बार सवाल आया। और मनुष्य में पूछा जाएगा, मनुष्य में, तो मनुष्य में भी 2 ही होते हैं जी, मनुष्य के हृदय में भी 2 ही कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। धमनियों का कार्य क्या है। आर्टरीज जो होता है, धमनी धम 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 करके जो है शुद्ध रक्त जो है वहन करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है। धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है। और अशुद्ध रक्त का वहन कौन करता है, अशुद्ध रक्त का वहन करता है शिरा, ठीक है ना। यानी कि समझ रहे हैं ना, धमनी जो शुद्ध रक्त को ढोने का काम करता है, धमनी शुद्ध रक्त ढोने का काम करता है। आगे बोलता है धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुंचाती है, कहाँ पहुंचाती है। अब जाहिर से बात है, शुद्ध रक्त ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है ना। और फेफड़ा से जब प्यूरिफिकेशन, यानी कि हृदय बोलो, फेफड़ा से प्यूरिफाई होकर हृदय में आता है, और हृदय से जो है पूरे बॉडी में जाता है। तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है कौन, धमनी। शुद्ध तो हृदय में, शुद्ध तो होता है फेफड़ा में, फेफड़ा में ब्लड का प्यूरिफाई होता है और वो हृदय तक पहुंचता है। हृदय से जो है धमनी जो है वो पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। आगे शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, तो आपको पता चल गया कि शिरा का काम अशुद्ध रक्त है। लेकिन अशुद्ध रक्त कब होगा बताओ, पूरा बॉडी में कहीं पे कट छट जाता है या ब्लड खराब हो गया तो पूरा बॉडी में खराब होगा ना कहीं पे भी, तो उस वहां पर से उठाएगा और कहाँ पहुंचा देगा, हृदय की ओर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हृदय के अंगों से हृदय की ओर, हृदय के शरीर की ओर, गलत बोल रहा है, हृदय से फेफड़ों की ओर। हाँ, यहाँ से बोल सकते हैं हृदय से फेफड़ों की ओर, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं, हृदय से जो है फेफड़ों की ओर पूरा ब्लड जाता है हृदय में, और हृदय से कहाँ जाता है, फेफड़ों की ओर जाता है, ठीक है। ऐसे तो आप बोल सकते हैं पूरे शरीर से जो है पहुँचाता है, पूरे शरीर से इसको लेता है और जाके पहुँचाता है वहाँ पे हृदय के पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे हृदय से फेफड़ों की, अच्छा हृदय के अंगों से हृदय की ओर, यहाँ पे हृदय के अंगों से, यहाँ पे एक्चुअली हृदय नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शरीर के अंग होना चाहिए, गलत यहाँ पे टाइपिंग किया हुआ है, शरीर के अंगों से हृदय की ओर, हाँ सही, गलत टाइपिंग किया हुआ, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा ए होगा राइट आंसर। यहाँ पे सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे सुधार लेना, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे शरीर के अंगों से हृदय की ओर, चूंकि हृदय के अंग यहाँ पे नहीं पढ़ना हुआ है, शरीर के अंगों से हृदय की ओर ले जाता है, ठीक है ना। फ्रॉम द ऑर्गेन ऑफ फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, है ना, यानी कि बॉडी से शरीर की हृदय की ओर, ठीक है। यह रक्त कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है। देखो सवाल आ गया कि रक्त कोशिकाएं कौन सा जो रक्त स्राव को रोकती है, तो आपने पढ़ा प्लेटलेट्स कोशिकाएं, है ना, प्लेटलेट्स कोशिकाएं जो है रक्त स्राव को रोकने का काम करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लसिका रंगहीन क्यों होते हैं। लसिका रंगहीन के मतलब जिसमें
कलरलेस, कलर होता ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होता है। जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं होंगी वो लसिका जो है, वो लिम्फ जो है ना, कलरफुल होंगे, ठीक है ना। और जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होंगी वो कलरलेस होंगे, यानी कि रंगहीन होंगे, ठीक है ना। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम, ठीक है ना। टाइलिन या एमाइलेज, इसी को बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, ये जो लार में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? रंध्र के द्वारा जो जल निकलता है उसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलेंगे? यानी कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में उत्सर्जन जिस तरह से होता है ना, उस तरह से रंध्रों के द्वारा, पौधे की जो पत्तियों में जो रंध्र होता है उसके द्वारा जो जल निकलता है उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? ये होने के कारण क्या होता है? खनिज अवशोषण होता है ना। खनिज अवशोषण एवं दहन होता है, यानी कि खनिज का ढोने, एब्जॉर्ब होता है, कैरी भी होता है, और जल का परिवहन भी होता है, ताप संतुलन, यानी कि सभी काम यहाँ पे होता है, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया होती है तो यहाँ पे तीनों काम होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उससे जो ऑक्सीजन निकलता है, फिर सवाल आता है कहाँ से निकलता है? तो आपको पता चल गया, पानी से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है, H2O से निकलता है, यानी कि पानी से निकलता है। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? बताइए। ऊर्जा की मुद्रा, है ना, यानी कि इसको करेंसी ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, ATP, इसको बोलते हैं ऊर्जा की मुद्रा। चलो आप लोग ATP का पूरा नाम बताओ, क्योंकि ये 9th क्लास में आपको पढ़ना था और 9th में आपने पढ़ा भी होगा, जरूरी है, और आपकी किताब में भी दिया हुआ ATP का पूरा नाम। तो बताओ आप लोग कमेंट करके ATP का पूरा नाम क्या है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है। उत्सर्जन तंत्र में किडनी भी होता है, मूत्रवाहिनी भी होता है, मूत्राशय जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ये तीनों जो उत्सर्जन का तंत्रीय है, और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में पूछा गया उत्सर्जन तंत्र कौन यहाँ पे है, तो तीनों के तीनों जो है उत्सर्जन तंत्र है। ओके। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? वृक्क समझ रहे हैं, किडनी। कितने किडनी होते हैं? तो 2 जोड़ा होते हैं ना, 2 जोड़ा, सॉरी, फिर 2 4 हो जाएगा, 1 जोड़ा। 1 जोड़ा में 2 किडनी होगा ना, 2 जोड़ा में तो 4 हो जाएगा। 1 जोड़ा किसको बोलते हैं? 2 पीस मिलकर जोड़ा बनता है, तो 1 जोड़ा होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? 1 होगा। किस उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है ना। किस उत्सर्जित पदार्थ को जब बाहर निकालना होता है तो जल की आवश्यकता नहीं होती है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी। तो देखो, यूरिक अम्ल को शरीर से जब बाहर निकालना होता है तो उसके लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अमोनिया, यूरिया के निकालने के लिए जो है जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल बोलता है, नेफ्रॉन में प्याले जैसी जो रचना होती है, नेफ्रॉन में प्याले की जैसा रचना होती है, तो वो प्याले जैसी रचना को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं वोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोमेन संपुट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसको वोमेन संपुट बोलते हैं। आगे है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो आपको जानते हैं, वृक्क जो किडनी होता है वो उत्सर्जन का कार्य करती है ना, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का एक पार्ट है वृक्क। कृत्रिम वृक्क, जो कृत्रिम समझ रहे ना, जो मानव ने बनाता है, आर्टिफिशियल किडनी, किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलता है? तो कृत्रिम जो वृक्क होता है, जो आर्टिफिशियल किडनी होता है, तो जो बेकार जो पदार्थ होते हैं जो उससे जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं कौन सा क्रिया? उसको बोलते हैं अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। डायलिसिस, हीमोडायलिसिस के थ्रू जो है ना ये ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अपोहन के माध्यम से होता है। जब किसी का ब्लड खराब हो जाता है या किडनी खराब हो जाता है तो जो है ना हीमोडायलिसिस क्रिया किया जाता है, और उसके द्वारा, हीमोडायलिसिस के द्वारा जो ब्लड बाहर निकलता है उसको अपोहन कहते हैं, ठीक है। कौन पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? देखिए, टैनिन, रेजिन, गोंद, ये सभी के सभी पौधे में उत्सर्जित पदार्थ देखा गया। यानी कि पौधे से जो वेस्ट पदार्थ, टैनिन भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है, गोंद भी निकलता है। ओके। मृत जीवों में पोषण प्राप्त करने वाले कहलाते हैं। देखिए, मृत जीव जो है, अगर मृत जीव पोषण प्राप्त करता है तो उसको क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषी बोलेंगे, मृतजीवी पोषी।
ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाएगा उसको CO2 भी चाहिए, 2 नीचे होना चाहिए स्क्वायर नहीं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सौर प्रकाश यानी कि सूरज के प्रकाश चाहिए, इनमें से सभी, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। और एक है जल। तो ये 4 चीज की आवश्यकता पड़ती है स्वपोषी, यानी कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण करना है, तो चूंकि पौधा ही तो स्वपोषी है ना, तो उसको खुद भोजन बनाने के लिए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए इन चारों की आवश्यकता पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित कहते हैं जी, और सौर प्रकाश और जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है, अगर CO2 है इसमें जो है ना, चूने का पानी डाल देंगे, सॉरी चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में, अगर CO2 की उपस्थिति में चूने का पानी है और उसमें CO2 गैस अगर प्रवाहित करेंगे तो उसका कलर जो है व्हाइट हो जाएगा, मिल्की, दूधिया के टाइप का, दूधिया कलर हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा, ठीक है ना। शरीर में प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, ठीक है ना। शरीर में प्रोटीन और एमिनो अम्ल जो टूटता है तो उसके टूटने से क्या बनता है, ये आपको बताना है। शरीर में टूटने से उसका एमिनो अम्ल और विखंडन से क्या बनता है, तो उसके टूटने से क्या क्या बनता है। तो यहाँ देखिए अमोनिया भी बनता है और यूरिया भी बनता है और यूरिक अम्ल भी बनता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ये तीनों जो है अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सवाल, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक जो है उसमें पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक क्या हो जाएगा, स्वपोषित तो होगा ना, अपना भोजन खुद तो बनाएगा नहीं, तो ये मृतजीवी, कवक जो है मृतजीवी कहलाता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, पायरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है या क्रिया कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सवाल पूछा गया एग्जाम में कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा, देखो क्या है ध्यान समझो, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ये ना, ये जो ऊर्जा निकलती है तो बोलते हैं यह क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया कहाँ होते हैं, सॉरी, यह क्रिया कहाँ होते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रियम होते हैं। कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियम। और आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, है ना, पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गिरी बोला था माइटोकॉन्ड्रिया से। सॉरी, कोशिका में के जो है, कोशिका द्रव्य में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा एनर्जी उसी में स्टोर होता है, ठीक है ना। आगे, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में यानी कि जो नेचर है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना हुआ है, क्योंकि ये पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं तभी तो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे, तो ये जो है एक बैलेंस बना हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से, ठीक है। आगे है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो है ADP की टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में कि ATP अलग है, ठीक है ना, और ADP अलग है, इसके टूटने से कितनी ऊर्जा निकलती है। तो याद कीजिएगा, पौधे में जब श्वसन की क्रिया होती है तो ADP के टूटता है तो 30.5 kg जूल प्रति मोल निकलता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा 30.5 kg जूल। मछली का श्वसन होता है, मछली का जो श्वसन होता है कैसे, तो चूंकि मछली भी श्वसन करेगा तो ऑक्सीजन ही श्वसन करेगा, मछली भी तो ऑक्सीजन को ही श्वसन करेगा, तो ये जल में घुले हुए ऑक्सीजन को करेगा, ठीक है ना, जल में घुलित ऑक्सीजन। मछली जो श्वसन करता है वो ऑक्सीजन जो है जल में घुला हुआ रहता है, ओके। किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ों से करते हैं, देखिए पौधे अपने जड़ से करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल। तो देखो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में जल ग्रहण करते हैं पौधे, फास्फोरस को फॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं और वो भी जमीन से, और वाटर को, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी को जो है पौधे अपने जड़ों के माध्यम से अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, देखो आगे सवाल, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो आरबीसी रेड ब्लड यानी कि रक्त जो है ना वो ऑक्सीजन का ढोने का कार्य करती है, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल 120 दिन के करीब होता है, ठीक है ना, और अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो कहते हैं, वहाँ जो है आरबीसी का निर्माण होता है और प्लीहा में जाके मृत्यु हो जाता है इसका, प्लीहा में, इसलिए प्लीहा को रक्त का कब्रगाह भी कहा जाता है जी। आगे बोलते हैं, किस जीव में रुधिर एवं एक चक्र में सिर्फ एक बार किस जीव में रुधिर जो है ब्लड होता है एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है, एक चक्कर हुआ तो सिर्फ एक ही बार हृदय में जाएगा, कौन सा यहाँ पे जीव है, और वो है मछली। यानी कि मछली के शरीर में एक बार जो रुधिर का चक्र होता है तो एक ही बार हृदय में जाता है, लेकिन मानव मछली के अलावा और जो होता है उसमें बहुत बार जाता है, ठीक है ना।
वृक्क का आकार कैसा होता है? वृक्क का आकार जो किडनी होता है वो एक सेम के जैसा बना, सेम जो सेम खाते हैं ना, सेम जो खाते हैं ठंडक दिन में तो आपको देखने को मिलेगा सेम, तो सेम जो खाते हैं तो उसका जो बिच्चा जो होता है, जो बीज होता है, वो उसी का आकार जो है वृक्क दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन का लाल रंग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हीमोग्लोबिन में जो लाल रंग होता है वो मैग्नीशियम नहीं तो मैग्नीशियम तो रहेगा इसमें ना, पौधों में लोहा है ना, लौह यानी कि आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन का कलर जो है लाल होता है। और क्लोरोफिल यहाँ पे दोनों सवाल याद करो। क्लोरोफिल में जो हरा कलर होता है उसमें जो है मैग्नीशियम धातु होता है, और हीमोग्लोबिन में जो है आयरन धातु होता है, ठीक है ना, इसीलिए लाल होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा, इसको आप बोल सकते हैं रक्त की कमी से जो है एनीमिया नाम का बीमारी हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है ना। और मधुमेह जो होता है वो किसकी कमी से होता है बताओ? इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है ना। आगे चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? देखो जब रक्त की कमी हो जाएगी बॉडी में तो थकान भी लगेगा आपको, कमजोरी भी लगेगा, चक्कर वगैरह सब भी आएगा। तो देख सकते हैं चक्कर वगैरह, जिसको चक्कर आ रहा, कमजोरी हो रहा, मतलब खून की कमी है, ठीक है ना। और एनीमिया नाम का बीमारी बोलते हैं, एनीमिया मतलब इससे क्या होगा ना, चिड़चिड़ापन जो है लोगों में आ जाएगा, चिड़चिड़ाहट टाइप का आ जाएगा। दादा दादी देखते होंगे अक्सर चिड़चिड़ाते हैं ना, तो इसका मतलब जाहिर सी बात ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाते हैं, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। तो आपने पढ़ा मछली में तो सिर्फ एक ही परिसंचरण तंत्र पाया था, यानी कि मछली के हृदय में जो रक्त जो चक्कर काटते, एक चक्कर में हृदय में एक ही बार जाता है, लेकिन मनुष्य में, मेढक में, मछली में एक बार जब चक्कर लगाता है ब्लड तो हृदय में 2 बार जाता है ब्लड, है ना, 2 बार जाता है हृदय में, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र मेढक में, मनुष्य में, मछली में, पक्षी में, लेकिन मछली में केवल एक बार। आंत्र रस यानी कि इंटेस्टाइन, आंतड़ी जिसको आंत बोलते हैं, उसमें जो कहाँ से स्रावित होता है? तो भाई साहब सिंपल सी बात है, तो आंत जो रस होगा वो छोटी आंत से, आंत में जो है ना, आंत से ही जो है वो रस निकलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पित्त रस, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। पित्त को बोलते हैं, यहाँ पे गलती बाइल बोलते हैं, बाइल जूस, है ना, बाइल BILE। तो बाइल कहाँ से निकलता है? बाइल कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत से निकलता है, और ये जो निकल करके जो है वो पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। आगे पायसीकरण क्या है? पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। देखिए पायसीकरण क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स के रूप में रूपांतरण करना, यानी कि वसा को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना, उसी को बोलते हैं पायसीकरण, ठीक है। जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है? आपको पता है जब जठर रस में जो अम्ल के माध्यम अम्लीयता जो हो गया, जो एसिडिटी पैदा हो जाता है जठर रस में, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से, क्योंकि HCl अम्ल है ना, इसी की वजह जो है जठर रस की जो है अम्लता होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल का वर्णक है, तो आपको पता है क्लोरोफिल जो है वो, इसका वर्णक क्या है? हरा, इसको बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोफिल को ही हरित लवक बोलते हैं। इसका वर्णक मतलब कलर होता है, ठीक है ना, पिगमेंट भी बोल सकते हैं। वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसका रंग कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। आगे दंत क्षरण, जो दांत क्षर जाता है, क्षरण होता है, दंत क्षय हो जाता है, आखिर कारण क्या है? तो दांत क्षय जो है वो क्या होता है? डेंटाइन और इनामिल जो है, जो दांत में जो डेंटाइन होता है और एनामिल होता है, उसका क्षय होना ही दंत क्षरण होता है। एनामिल याद कीजिएगा शरीर की सबसे कठोर, है ना, सबसे कठोर पदार्थ है, जो सबसे कठोर अंग बोल सकते हैं, है ना। शरीर के सबसे कठोर अंग कौन है? एनामिल है। एनामिल कहीं भी अलग अलग टाइप का लिखता है, एनामिल, ठीक है, याद कीजिएगा। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन नहीं कर पाते। किसका पाचन? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो है, जो मांस मछली खाते हैं, वो जो है सेल्यूलोज को पाचन नहीं कर पाते। सेल्यूलोज जस्ट लाइक घास टाइप का होता है, या तो फिर रेशा टाइप का बोल सकते हैं। लेकिन जो क्या बोलते हैं, जो शाकाहारी होता है जी, जो शाकाहारी होता है, जो शाक सब्जी खाते हैं ना, जैसे जानवर वगैरह, है ना, जानवर में बकरी वगैरह, तो इसे तो घास ही खाते हैं, इसलिए इसको पचा लेते हैं, यानी कि सेल्यूलोज को पचा लेते हैं। कौन? शाकाहारी। लेकिन मांसाहारी जो मांस खाते हैं वो जो है सेल्यूलोज को पचा नहीं पाते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या बनता है? तो अभी आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट जब टूटेगा तो वो जो है क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और जल बनेगा, ठीक है ना। और अगर बोलेगा इसकी अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होगा तो क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगा, ठीक है ना। जल यहाँ पे नहीं बनेगा। आगे, इस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, बताओ किसमें? ये भी सवाल पूछा गया। कौन सा जीव जिसमें हीमोग्लोबिन होता ही है? अब आपको पता चल गया कि हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो मनुष्य में तो खून लाल होता है, पंछी में भी लाल होता है, मक्खी, कभी मक्खी को मार के देखे होंगे आप, उसका ब्लड ही नहीं होता उसमें। मच्छर में होता है लेकिन मक्खी में होता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, मुख्य श्वसन अंग कौन है? नाक नहीं, फेफड़ा। फेफड़ा जो है मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी कि फेफड़ा नहीं रहेगा तो फिर श्वसन अंग का काम ही नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से, यानी कि सांस लेने में जो बीमारी होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आपको पता है टीबी और निमोनिया, ये दोनों जब बीमारी होगा ना तो सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन, जो पौधे में जो भोजन है उसका परिवहन करना कौन का काम, किसका काम है? फ्लोएम का काम। यानी कि देखो याद करो, जाइलम जो है जा से जाइलम, जा से जल, तो जाइलम जो है जल को ढोएगा, और फ्लोएम फा से फूड, ऐसे याद रखो। ये फूड जो है यानी कि भोजन को ढोने का काम करेगा, ठीक है ना। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट। खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि पूरा ओपनली परिसंचरण तंत्र होता है। मानव में, मेंढक में या तो पंछी में जो है खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, यानी कि उसका परिसंचरण जो ढका रहता है। तो किसमें? तो कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है ना। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। जल और लवण जो परिवहन करते हैं पौधों में तो वो एक ही दिशा में करते हैं, दो दिशा में नहीं करते, एक दिशीय, इसीलिए बोला गया एक दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में होता है। ओके। लाल रक्त कोशिकाओं का कब रहेगा या ब्लड बैंक किसको कहते हैं? अभी मैंने बताया था ब्लड बैंक जो है वो प्लीहा को कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है रक्त जो है जाके मरा हुआ रक्त जमा हो जाता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपर टेंशन बोलते हैं। और अक्सर अगर जब हाइपर टेंशन हो जाएगा तो उसको हृदय घात भी बीमारी, हार्ट अटैक उसी की वजह से हो सकता है। ज़्यादा थिंकिंग करने से ये सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। मछली में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल। तो याद कीजिएगा मछलियों में जो उत्सर्जित पदार्थ है वो अमोनिया है। अमोनिया मछली से निकलता है, NH3 है ना, NH3 जो है अमोनिया का सूत्र होता है, मछली के उत्सर्जित पदार्थ है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आपने मैंने बताया था यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत में होता है, किडनी में नहीं होता बल्कि यकृत में यूरिया का भी निर्माण होता है और पित्त का भी निर्माण होता है, ठीक है ना, यकृत में। प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? यानी कि जो प्रोटोजोआ जो अपना भोजन करता है उसका जो उसका अवशिष्ट पदार्थ है उसका बाहर अगर निकालना चाहता है तो कैसे निकालेगा? तो वो करेगा प्रासरण क्रिया द्वारा, ऑस्मोटिक जो है रिएक्शन करेगा, ऑस्मोटिक करेगा, ठीक है ना, ऑस्मोटिक क्रिया करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रासरण क्रिया द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, VVI सवाल है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन है? यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की। ओके। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम में पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, ये सब जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि क्लोरोफिल का काम का समझ में आ गया कि क्लोरोफिल की वजह से जो है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करना सबसे बड़ा मुख्य कार्य है पर्णहरित का। कौन परजीवी पादप का उदाहरण है? देखो ऐसे तो आपने पढ़ा परजीवी, परजीवी मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता बल्कि दूसरा पर डिपेंड रहता है, जैसे मानव हो गया, जीव जंतु हो गया, है ना। लेकिन कुछ पादप है, कुछ पौधे भी है जो परजीवी है, यानी कितना लेजी है कि अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो किसी और से ग्रहण करता है, और उसका नाम कसकुटा है। क्या नाम है? कसकुटा। इसको बोलते हैं अमरबेल, इसी को बोलते हैं, ठीक है, अमरबेल, ठीक है ना। तो आपको नहीं पता कसकुटा किसको बोलते हैं तो एक बार सर्च कर लीजिए गूगल में, देख लीजिए अमरबेल, ताकि दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जिसको मशरूम कहते हैं जी, है ना, इसको हम लोग क्या होता है? मशरूम कहते हैं गोबर छत्ता को। डंग भी यहाँ पे बोला गया, लेकिन गोबर छत्ता को मशरूम बोला गया। मशरूम एक्चुअली यहाँ पे है जो छाता के जैसा बना होता है, यहाँ पे इस तरह बना होता
है ना। तो हम लोग बचपन में बोलते थे ये सांप का घर है ना। तो ये जो है मृतजीवी पादप है। हालांकि मृतजीवी में कवक आता था, लेकिन गोबर छत्ता एक पादप है जो मृतजीवी कहलाता है। लेकिन हर नहीं होता है, बहुत सा मशरूम जो है उगाया जाता है उसको खाने के लिए, लेकिन बाहर में यूं ही जो उग जाता है ना कहीं गंदगी जगह पे, वो वेस्ट होता है, कहीं पे सड़ा गला सड़ी हुई चीज़ें पे उग जाता है अक्सर मृतजीवी गोबर छत्ता। लेकिन जो खाने के लिए जो बनाया जाता है गोबर छत्ता मशरूम, वो जो है अलग से स्पेशल रूप से उसको जो है उगाया जाता है। छोटे बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ। छोटे बच्चों में 20 दांत होते हैं, और एक वयस्क के मानव में जो है कितना दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है ना। चर्णवक, अग्र चर्णवक, और क्या होता है मोलर और प्री मोलर। एक सीजर होता है, कैनाइन होता है, सीजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर, ठीक है। और इस दांत में जो एक एनामिल नाम का चीज होता है, एनामिल नाम का एक भाग होता है, दांत में ही होता है, एनामिल नाम का प्रकार अंग होता है जो दांत को कवर कर रखता है, ठीक है। व्हाइट वाला जो रहता है ना हिस्सा कवर कर रखता है। शरीर का सबसे कठोर अंग माना गया एनामिल को। मैग्नीशियम बताइए, देखो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो भाई साहब समझा गया, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, देखो प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ होता है, ग्रासनली में, अग्नाशय में। शुरू कहाँ होता है, तो इसका जो पाचन अमाशय से ही शुरू हो जाता है, अमाशय से ही प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है ना। ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन, और ये जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम। एक लाइपेज नाम का एंजाइम है, लाइपेज, ये जो है वसा का पाचन करता है। तो हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, हालांकि ये भी सवाल इंपॉर्टेंट आता है, शायद यहाँ पे नहीं लिखा हो तो अलग बात है, लेकिन मैं बता दूं प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम करता है, ठीक है ना। और लाइपेज का पाचन कौन करता है, वसा का लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना है, एक नॉर्मल इंसान है, ह्यूमन है, उसका ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, 120/80, 120/80। इसको ऊपर वाला को बोलते हैं सिस्टोलिक, बोलते हैं सिस्टोलिक, है ना, सिस्टोलिक प्रेशर, और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे हिंदी भी बता देंगे इसका आगे। पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, यानी कि पाचन की क्रिया जो समाप्त कहाँ होती है, छोटी आंत में जाके पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। और शुरू कहाँ होती है, पाचन की क्रिया जो शुरू होते हैं वो मुख से, है ना, मुख से जो है शुरू होते हैं, मुख से शुरू होती है। और आपको मैं बता दूं जो मुख में जो शुरू होती है, तो मुख में सबसे पहले किसका पाचन होता है, भोजन का तो 5 होता है, पाचन होता ही होता है, लेकिन मुख से जो शुरू होते हैं, मुख में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, और वहां पे जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख से। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है एग्जाम में। मुख कितने जोड़े लार ग्रंथि, तो याद कीजिएगा 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती हैं। मनुष्य के मुख में जो है 3 जोड़े जो है लार ग्रंथियां पाई जाती। सवाल बहुत बार पूछा गया, इसको भी ध्यान देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके चलिए आगे देखते सवाल। छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है, तो छोटी आंत में जो भोजन पचता है तो वहाँ पे पित्त रस की भी आवश्यकता पड़ती है, अग्नाशय रस की भी आवश्यकता पड़ती है, और आंत जो रस है इस सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, आंत रस। इनमें से रक्त बैंक किसे जाना जाता है, ब्लड बैंक, रक्त बैंक मतलब प्लीहा को बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। ओके आगे, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, यानी कि WBC। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको, एग्जाम में सवाल आया था ये वाला, तो उसमें ना सबसे कम दिन, ऐसे तो WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन देता है किताबों में, ठीक है ना, लेकिन अगर एग्जाम्पल में दिया रहे 10 दिन से कम, 20 से 30 दिन, 2 से 3 महीना, 4 से, तो इसमें सबसे छोटा सबसे कम दिन कौन है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में आया था तो 10 दिन से कम वाला ऑप्शन नहीं था, तो सबसे कम उसमें ऑप्शन तो यही था 20 से 30 दिन। तो अगर एग्जाम में आ जाए सवाल तो देखिएगा सबसे कम वाला दिन कौन सा है, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन में हमारा ए आंसर होगा, लेकिन एक्चुअल में 3 से 4 दिन ही इसका WBC का जीवन काल होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में आप कहीं भी देखोगे, लेकिन आपके एग्जाम में सवाल आता है इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो 20 से 30 दिन भी होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं रहेगा हो सकता हो, लेकिन सबसे कम दिन वाला तुम्हारा आंसर सही होगा। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको तो खैर तुम एकदम ध्यान रखो, मेरे ख्याल से ध्यान में ही रहेगा। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन, कहते हैं नेफ्रॉन है, यहाँ पे नेफ्रॉन का तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ यार, है ना।
चलो मैं यहाँ पे नेफ्रेडिया अलग है, एक्सॉन अलग है ना, मैं यहाँ पे देता हूँ नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन कहेंगे उसको। वृक्क की रचनात्मक एवं संरचना आई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहेंगे, ओके। और तंत्रिका तंत्र के बारे में बोला जाता है तो न्यूरॉन होता है, जिसको तंत्रिका तंत्र बोलेंगे तब। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, तो आपको पता है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। तो यार अमोनिया जो है, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि यूरिया का निर्माण हो रहा कहाँ, यकृत में हो रहा, ठीक है ना। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लीजिए आ गया सवाल, HCl। ये चारों के चारों यहाँ पे अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि HCl। इसको क्या बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO, ये सब अम्ल है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा राइट आंसर। मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस जो होती है एक्चुअली क्या नेफ्रॉन होती है, यानी कि जब किडनी खराब हो जाता है ना तो डायलिसिस थैली करते हैं, और वो डायलिसिस थैली क्या है, नेफ्रॉन है। भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये तो आपका केमिस्ट्री सवाल, लेकिन भोजन का सवाल आ गया, भोजन के पचने का सवाल आ गया तो याद कीजिएगा उपचयन। तो उपचयन अपचयन आपको पढ़ना है केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट में, उसमें आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। मानव हृदय का औसत परकुचन दाब कितना होता है, देखिए परकुचन एक होता है परकुचन, एक तो होता है अनुशीतलन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 120/80 जानते हैं आप, तो ऊपर को बोलते हैं परकुचन, ऐसे को बोलते हैं अनुशीतलन, ठीक है ना। तो सिस्टोलिक बोलते हैं ऊपर वाला को, सिस्टोलिक बोलते हैं। तो क्या होगा, देखो परकुचन को सिस्टोलिक बोला गया, तो 120 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले जवर, जो मच्छर है ना, जो डेंगू उत्पन्न करता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मच्छर है जिसकी वजह जो है डेंगू उत्पन्न होता है, ठीक है। डेंगू जो उत्पन्न होता है तो कौन सा मच्छर की वजह से, तो याद कीजिएगा जो डेंगू जो उत्पन्न करते हैं उसको बोलते क्या, गंदा पानी नहीं बल्कि साफ पानी में डेंगू उत्पन्न होता है, साफ पानी में डेंगू उत्पन्न होता है, ओके। कूटपाद किसमें पाया जाता है, आपको पता हो कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में, चूंकि इसी के मदद से तो ये भोजन को ग्रहण करता है। कौन सा उत्तक जल तथा घुलनशील लवण मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाता है, जल और घुलनशील लवण यानी कि जल के माध्यम के द्वारा, और वो कौन है, जाइलम है। तो याद कीजिएगा जाइलम जल को पहुंचाता है, फ्लोएम फूड को पहुंचाता है। आगे है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, खाद्य पदार्थों में जो खाद्य पदार्थों का पौधों में जो स्थानांतरण होता है मुख्य रूप से वो सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है ना, सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है, मुख्य रूप से सुक्रोज के रूप में होता है। मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क जो एक भाग है ना उसको बोलते हैं किसको, उत्सर्जन, क्योंकि वृक्क का काम ही है उत्सर्जन करना, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वृक्क। पादप में जाइलम उत्तरदायी, जाइलम किसके लिए है, तो जल का वहन के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो सवाल खत्म होगा। अब अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो अवायवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ठीक है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियम में वायवीय श्वसन भी होता है और अवायवीय श्वसन भी होता है। अभी मैंने बताया आपको, जब वायवीय श्वसन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा बनता है, और अवायवीय श्वसन होता है तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह बनता है, ठीक है। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों जो हो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है, यानी कि खाद ऐसे एक पौधा है, ठीक है ना, एक पौधा मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नीचे क्या है, जल है, जल से पानी जाएगा तो ये नीचे से ऊपर जा रहा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, नीचे से ऊपर जा रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, जाइलम बोलेंगे। लेकिन पौधे के पत्तियों में भोजन का निर्माण हो रहा है ना, अब वो पत्तियां जो कभी भोजन ऊपर भेजेगी कभी नीचे भेजेगी, तना वगैरह भी तो है, हर जगह पत्ती है, तो फ्लोएम बोला जाएगा तो केवल ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ इसका परिवहन होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ। टैनिन बताओ, टैनिन जो कहाँ से प्राप्त होता है, तो टैनिन जो है वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है, ठीक है ना, वृक्ष के छाल से। और मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है कि बबूल के पौधों से कौन सा उत्सर्जित पदार्थ होता है, तो गोंद, गोंद जो है बबूल के पौधे से उत्सर्जित पदार्थ होता है। एक उत्सर्जित पदार्थ में से एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूँ उसका क्या होगा। तो आपने सुना होगा रेजिन एवं गोंद, देखो रेजिन, ये जो रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम से प्राप्त होता है, ठीक है ना, रेजिन एवं गोंद, कौन कौन, रेजिन एवं गोंद, ये पुराने जाइलम से प्राप्त होता है। और रेजिन कहाँ से निकलता है,
चीड़ के पौधे से, चीड़ से प्राप्त होता है, चीड़ से प्राप्त होता है, चीड़ के पौधा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 131 सवाल हो गया। क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा लंबा था इसलिए सवाल भी ज़्यादा, 4 चैप्टर का एक चैप्टर बना हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में 4 चैप्टर दिया हुआ है, अलग अलग टॉपिक करके दिया हुआ, लेकिन एक भारतीय वन में अलग चैप्टर ही बना दिया गया उसको, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा, यहाँ पे इस पूरा सवाल मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी वीडियो तो नीचे लाइक का बटन करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और नीचे मैंने जो आपसे होमवर्क पूछा है उसका आंसर आप जरूर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।